देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, इस भाव से कि हम एकाग्र चित्त होकर के आने वाले आधे घंटे का समय पूरी तरह से उस भाव से लगाएं जिसमें कि हमारे देश को हम एक आदर्श न केवल जगत गुरु बल्कि एक आदर्श राष्ट्र के रूप में, 21वीं सदी के राष्ट्र के रूप में, जो आने वाले हजारों वर्षों तक एक मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित होगा, सतयुगी समाज वो बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी एक आधारशिला, उसकी एक पूरा ढांचा सुनने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी दोनों ने जो पुरुषार्थ किया उसके माध्यम से गायत्री और यज्ञ जन जन तक पहुँचे। गायत्री सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सत्कर्म, यज्ञ और दोनों के माध्यम से संस्कारों की त्रिवेणी बही और इस त्रिवेणी के माध्यम से सारा देश ऐसा होता चला गया जिसको आज आप देख रहे हैं कि आज आध्यात्मिकता, धार्मिकता और वो वाला स्वरूप जिसको कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्यात्म जिंदा है। और यदि वो जिंदा है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज आस्तिकता से जुड़ा है। ऐसे आस्तिकता से जोड़ने वाले परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए सूर्य का ध्यान करें, जो अभी अभी अस्ताचल की ओर गए हैं। अस्ताचल की ओर जाने से पहले हमको संदेश दे गए हैं कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम्हारे अंदर जो दिया है वो जलेगा, तुम्हारे अंदर जो दीप है वो जलेगा और तुम अपने आत्मशक्ति के सहारे वो काम कर पाओगे जो विश्व निर्माण का, युग निर्माण का काम है। जब अस्ताचल में जाने वाले सूर्य हम पे ये विश्वास व्यक्त कर सकते हैं तो हम लोग जो सूर्य के एक प्रकार से सूर्य पुत्र हैं, सूर्य साधक हैं, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। सूर्य के साथ प्रेरणाओं को, प्राण स्वरूप, हमेशा वाइटलिटी से अभिपूरित, सुख स्वरूप, दूसरों को सुख देने वाले, दुख नाशक, दूसरों का दुख नष्ट करने वाले, करुणा बांटने वाले और उसके साथ साथ प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, हमेशा आइडियल, मोस्ट आइडियल चिंतन करने वाले, तेजस्वी, तेजस्विता से अभिपूरित, पापनाशक, जो कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी और किसी प्रकार की गलत काम की वृत्ति को अपने जीवन में उतरने न दें और उसको आए तो उसके स्वरूप को बदल दें, भर्ग के माध्यम से भून दें, पाप को भून दें। पापनाशक तेज, कैसा तेज? जो दिव्यता से अभिपूरित हो, देवत्व से अभिपूरित हो। गायत्री मंत्र का प्राण है, गायत्री मंत्र का एसेंस है जो हमारे जीवन में उतरे और गुणों को हम जीवन में सोखते चले जाएं। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम गुणों को जीवन में सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करते हैं। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव, प्रबंधनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, आज के युग में एक युवा के सामने एक चुनौती आती है कि मैं क्या चुनूं। मैं नौकरी करूं, पिताजी को सुखी करूं, पत्नी को लाऊं घर में, या कुछ और काम करूं। लोक धर्म ये कहता है कि भाई समाज में जो आज एक आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति को से मुक्त होने के लिए आपात धर्म ये कहता है कि इस समय तुम्हें संसार के हित के लिए जीना चाहिए। शादी नहीं करना ये नहीं मना कर रहा हूँ मैं, शादी करो, पर पति पत्नी दोनों मिलकर के राजी हो कि हम अपना इस समय का जो पुरुषार्थ है वो जगत गुरु बनाने में लगाएंगे राष्ट्र को। पर राष्ट्र के जगत गुरु बनने में कई चीज़ें हैं, चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती है ग्लोबलाइजेशन, विचार क्रांति। कौन सी? जिसमें कि समाचार पत्रों के माध्यम से
हमें ढेरों ऐसे विचार दिए जा रहे हैं जिसमें कि इंटरनेट का नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, और शिक्षा के क्षेत्र में विस्फोटक जानकारियाँ दी जा रही हैं। संचार क्रांति, ग्लोबलाइजेशन, और इसने हमें बहुत सारी सूचनाएं तो दी हैं, पर बहुत सारी गंदगी हमारे जीवन में लाके खड़ी कर दी। चुनौतियां हैं समाज और संस्कृति में उथल पुथल, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी प्रसन्न नहीं है, पर न जाने क्यों हमारे जीवन की परिपाटी में आ गया है कि हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों का अंगीकार करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, मुझे समझ में नहीं आता मित्र। क्या हम इनसे परे हट करके कुछ उत्कृष्ट आदर्शवादी चिंतन पर आधारित व्यवस्था नहीं बना सकते? एक वैकल्पिक व्यवस्था, नई व्यवस्था जिसमें इन समाज की सारी चुनौतियों का हम सामना कर सकें, संचार क्रांति से लड़ सकें। जो हमारे घर में बेडरूम में हमको परोसती है अश्लीलता, जो हमारे घर में हमारे बच्चों के सामने बैठे बैठे हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना फिल्म देख रहे हैं, ना हम सीरियल देख रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, और न्यूज़ के बीच में कुछ ऐसी गंदगी आ जाती है कि वो गंदगी देखने के बाद लगता है कि हम क्यों टीवी देख रहे हैं। ये सारा का सारा हमें झेलना पड़ रहा है। आखिर इसके खिलाफ संघर्ष क्यों नहीं होता? इसके खिलाफ माहौल क्यों नहीं खड़ा होता? इसके खिलाफ एक मन में हमारे मन्यु क्यों नहीं जागता? ये एक चुनौती हमारे सामने है कि क्या हम 24 घंटे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली इस संचार क्रांति से, जो औद्योगिकरण से जन्मी है, वैश्वीकरण से जन्मी है, क्या इससे हम युद्ध कर सकते हैं? आज से करीब करीब 15 साल, 20 साल, 17 से 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मित्रों, तब हमारे देश में ये विश्व सुंदरियाँ नहीं हुआ करती थी। एक विश्व सुंदरी का चयन हुआ, और विश्व सुंदरी के चयन के साथ साथ हमारे देश में न जाने कितने ग्लोबल उत्पाद आने लगे। जो भी कुछ बिगाड़ हुआ है, ये हुआ तो पिछले 2000 सालों में है। बहुत सारी हमारी गुलामी की मानसिकता वहीं से पैदा हुई, जब से हमने शक और हुणों के सामने, यवनों के सामने, उसके बाद अंग्रेज़ों के सामने अपने हाथ पसार दिए और हम युद्ध नहीं कर पाए। मोहम्मद गजनवी आया और उसने हमारे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। उसने ही नहीं बल्कि बहुत मुस्लिम जो है दक्षिण भारत के बीच में जाकर, वहाँ तक जाकर के जहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी ने मुकाबला नहीं किया, टीपू सुल्तान ने मुकाबला नहीं किया, वहाँ तक जाकर के वापस लौट के नहीं आ गए। तो इसलिए भारत में इन्वेजन होता रहा, भारत में आक्रमण होता रहा, और ये सारा का सारा समय क्रम उस समय चलता रहा। परंतु उस इन्वेजन और उस आक्रमण और अंग्रेजों के आक्रमण से भी बड़ा आक्रमण है आज हम पर हो रहा सांस्कृतिक आक्रमण। इस सांस्कृतिक आक्रमण का जवाब सांस्कृतिक क्रांति से देना पड़ेगा। इस सांस्कृतिक आक्रमण का जवाब हमको ये देना पड़ेगा कि हम आदर्शवादी उत्कृष्टता के पक्षधर युवा, हम ये चाहते हैं कि सारे जमाने की दिशा धारा बदले और ये पतन की ओर जाने वाला चिंतन का प्रवाह उत्थान की ओर जाए, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी कुछ करना पड़े हम उसके लिए मोर्चा लेंगे, संघर्ष करेंगे, मीडिया में जाएंगे, चैनल में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो विभिन्न चैनल्स में हम अपने प्रोग्राम्स देंगे, और उन चैनल्स के प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रस्तुतिकरण देंगे कि असली सांस्कृतिक स्वरूप क्या होता है। जो हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन सब से जूझने का साहस इन्हीं के माध्यम से मिल पाएगा। लोगों को चिंतन को बदलने का, हरिश्चंद्र का नाटक देख के गांधी जी बदल सकते हैं। गांधी जी के दिमाग में एक प्रयोग आ सकता है, अरे सत्य के प्रयोग से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, आमूलचूल बदल दिया। पिता के सामने जाके खड़े हो गए, मैंने आपकी जेब से पैसा चुराया था और उससे मैंने बीड़ी खरीदी थी और बीड़ी पी थी। ये प्रयोग उन्होंने सत्य का जीवन में किया, उस सत्य के प्रयोग ने उनको महात्मा बना दिया। मित्रों, यदि सांस्कृतिक प्रयोग एक छोटा सा एक परिवर्तन ला सकता है तो फिर क्या नहीं ला सकता। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, नाम था गिरीश चंद्र घोष, जीसी कहते थे उनको सब लोग, और वो सारे तरह के जितने व्यसन होते हैं उनके अंदर थे, क्योंकि वो सांस्कृतिक रंगमंच चलाते थे, एक नाटक मंडली चलाते थे, और उस नाटक मंडली में उसमें उनका थिएटर था, थिएटर में उनके नाटक होते रहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में तो थे, परंतु सारे व्यसन उनके अंदर थे, स्त्री संग भी था, दुर्व्यसन भी थे, शराब भी पीते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद नाटक लगा है, आप चलेंगे देखने? तो उन्होंने कहा तेरे यहाँ तो सब गड़बड़ होती है, तू माँ का नाम रटा कर, माँ का नाम जपा कर। बोले माँ का नाम मुझसे नहीं होगा, रात के 2 बजे सोता हूँ, सुबह 12 बजे सो के उठता हूँ, शराब पीता हूँ, ये सब करता हूँ, माँ का नाम मैं नहीं ले सकता। चल तेरे बदले मैं ले लूँगा माँ का नाम, पर एक बात कर, तो सब कुछ अपना मुझे अर्पित कर दे। तेरे बदले माँ का नाम मैं ले रहा हूँ, तो तू अपना सब कुछ अर्पित कर दे मेरे को। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अर्पित कर दिया,
अच्छा सोच ले एक बार, तूने सब कुछ दे दिया अपना? बोले हाँ सब कुछ दे दिया। अब सब कुछ दे दिया तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, ठाकुर को दे दिया तो ठाकुर का हो गया। उन्होंने को बोलते समय पता नहीं लगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठाकुर दे दिया सब। उसके बाद फिर एक और ड्रामा आया, उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र का ड्रामा आया है, उसमें आप चलेंगे? मेरे थिएटर में लगा है। बोले तेरा थिएटर कब से हो गया? भाई तूने तो सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, जब तूने सब कुछ मुझे दे दिया तो तेरा थिएटर कब से हो गया? वो तो मेरा थिएटर है। एक चमत्कार हो गया, एक परिवर्तन हो गया, सारा जीवन बदल गया। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि मेरे जीवन में एक महाक्रांति आ गई। मैंने कहा कि तो ठाकुर ने मेरा सब कुछ ले लिया। मैं दायां हाथ उठाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर उठा रहे हैं, बायां हाथ उठाता हूं जैसे ठाकुर उठा रहे हैं। रात को जल्दी सोना, शराब छोड़ दी, स्त्री संग छोड़ दिया, सारे दुराचार छोड़ दिए और उनके जीवन में क्रांति आ गई। मित्रों, ये क्रांति महापुरुषों के संपर्क से आती है। परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन संभव है यदि हमने अश्लीलता के खिलाफ, संचार क्रांति के खिलाफ और दुनिया भर की जितनी बुराइयां हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया। दूसरी मित्रों बुराई हमारे देश में जो है वो है एक विवाह के नाम पर जो हम देश को दरिद्र बेईमान बना रहे हैं। अभी 22, मैंने अभी संपादकीय में लिखा है, 22 और 28 नवंबर को हमारे देश में दिल्ली में 2 दिन में लगभग आपको अंदाज नहीं है 10,000 से ज़्यादा शादियां हुई। क्यों? पंडितों ने तय कर दिया था विशेष मुहूर्त इन दिनों में ही है। पंडितों ने तय कर दिया था विशेष मुहूर्त हैं। पंडित ऐसे बदमाश कि सारे के सारे उनके टाई अप रहते हैं, उन लोगों के साथ विशेष मुहूर्त निकालने वाले ये पंडित लोगों ने सारा के सारा जो बैंक्वेट हॉल से टाई अप और इतने बुक्ड कि ये 15 मिनट यहाँ शादी कराई, 15 मिनट वहाँ कराई, सब जगह कराई, खूब पैसा कमाते हैं। उन 2 दिनों के अंदर आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा जो पूरा के पूरा निकल के आया है, सामाजिक संस्थाओं ने भी निकाला, 2200 करोड़ रुपए 2 दिनों के अंदर दिल्ली नगर में खर्च हुए हैं अकेले। 2200 करोड़ रुपए, कल्पना, ताली बजाने की बात नहीं है, 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2200 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च हुए और 1500 करोड़ में नवा आम चुनाव हुआ था। आप कल्पना कीजिए, एक आम चुनाव से भी ज़्यादा शक्ति 65 लाख रुपए एक शादी में खर्च हुए। और वो शादियां इतनी महंगी, इतने बैंक्वेट हॉल इतने महंगे, न जाने कितना लाखों लोगों को दिया जाने वाला भोजन उसमें नष्ट हुआ और न जाने कितना भोजन वेस्ट करके फेंक दिया गया। ये सारा के सारा हमारे देश की एक बहुत बड़ी कोड़ जैसी त्रासदी है। इससे मुकाबला करेंगे तो जगत गुरु बनेगा देश हमारा। तो हमें मुकाबला करना होगा मित्रों, हमें मुकाबला करना होगा। बड़े बड़े फ्लैक्स के बैनर लेकर के जाएंगे और कहेंगे खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं, जो इस शादियों में भाग ले रहे हैं वो भी दरिद्र और बेईमान हैं, इनकी शादी में भाग मत लेना। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, मूक आंदोलन लेके फ्लैक्स का बड़ा बैनर यहाँ से लेके वहाँ तक लंबा लेके खड़े हैं 10-12 लोग, मुँह पे पट्टी बांधे हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस चुपचाप खड़े हैं। लोग एक दूसरे को फ़ोन करेंगे और ये कहेंगे भाइयों उस शादी में मत जाना, वहाँ पर गायत्री परिवार के लोग खड़े हैं, युवा मोर्चा खड़ा हुआ है, और उस शादी में जाओगे तो तुम्हारा विरोध होगा, तुमको दरिद्र बेईमान ठहराया जाएगा, गाड़ियाँ नहीं आएंगी, पैसा खर्च हुआ है, सब बेकार चला जाएगा, अगली बार कोई शादी नहीं करेगा, बैंक्वेट हॉल बंद हो जाएंगे या बैंक्वेट हॉल गायत्री परिवार के स्वाध्याय केंद्र, ज्ञान केंद्र बन जाएंगे। सारे के सारे जितनी भी शादियां हैं वो आदर्श मंदिरों में होने लगेंगी और गायत्री परिवार के कार्यक्रमों से होने लगेंगी। मित्रों, ये हमें आंदोलन खड़ा करना है। मैं संकल्पित हूं आने वाले 4-5 वर्षों में कि सारे के सारे देश की खर्चीली शादियों को रोककर किसी भी हालत में हमें अपनी युवा शक्ति को इस क्षेत्र में नियोजित करके एक संघर्षात्मक आंदोलन चलाना है। और सारे ये अपने केवल हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, आप फिलीपींस चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, कहीं खर्चीली शादियाँ होती तो बता दो। केवल हिंदुस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास फालतू पैसा है। और मालूम है आपको, न जाने कितना सोना हमारे पास है। वो सारा का सारा सोना, पूरे विश्व का सोना, करीब करीब सोना जो है उसका 60% सोना भारत के पास है। और वो सोना कब निकलता है? ये शादियों के रूप में निकलता है। काला धन हमारे पास है और ये काला धन उसी समय निकलता है, शादियों के समय। ये देश को जगतगुरु बनाने के लिए ये चीज़ें हमारी जो है रोकथाम कर रही हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? इससे हमें संघर्ष करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जातिवाद से संघर्ष किया। तीसरी बात कह रहा हूँ, जातिवाद से संघर्ष किया और उन्होंने गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। किसी की जाति नहीं पूछी जाती, सब हर जाति के, हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। मुझसे कल एक एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज जी आप ब्राह्मण हैं, मैं तो छोटी जाति का हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। आप मेरे हाथ का पानी पियेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं पियेंगे, तुम्हारे हाथ धुले हुए हैं, साफ हैं, छोटी जाति से कोई छोटा नहीं होता, तुम पानी पिलाओ हमको।
मुझे विवेकानंद की घटना याद आ गई जब उन्होंने एक शूद्र की चंडाल के हाथों से पानी पीने से मना कर दिया था, बाद में बुला करके माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था नहीं मैं पानी पीऊंगा तुम्हारे हाथों से। मित्रों, ये जो घटनाक्रम हैं ये बताते हैं कि हमारे देश में जातिवाद फिर से पसर गया बुरी तरह से। सारी राजनीति जातिवाद के ऊपर आधारित है। इस जातिवाद से लड़ने के लिए और जातिवाद के ऊपर आधारित जो एक प्रकार से विलगाव है, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ऊंच नीच के आधार पर, लिंग के नाम पर जो भेद हैं, इन सारे भेदों को मिटाएंगे नहीं तो जगत गुरु देश नहीं बन पाएगा। तो हमें इसके खिलाफ भी संघर्ष करना है, इसके खिलाफ भी आंदोलन उठाना है और आंदोलन उठा करके हमें इतना बड़ा काम करना है जिसमें कि इस सारे के सारे जितने भी आंदोलन हैं ये हमारे सकारात्मक आंदोलन बनते चले जाएं और हमारा देश पुनः जगत गुरु बने। भाइयों बहनों, हम ग्लोबल नागरिक हैं। आज मिलन और संघर्ष का दौर है। हमारे मूल्य जो हैं, परंपराएं, रिश्तों में परिवर्तन आ रहे हैं वैश्वीकरण के कारण। पिछले 15 साल में जो तेजी से मीडिया प्रभावी हुआ है, तेजी से जो एक औद्योगिकरण की क्रांति आई और वैश्वीकरण की क्रांति आई, उससे हमारे यहाँ जो गैजेट्स आ गए, उसकी वजह से एक बदलाव इतनी तेजी से आया है कि दूरियां हमारी भौगोलिक रूप से कम हो गई, पर भावनात्मक रूप से अलगाव बढ़ा है। इस भावनात्मक रूप से अलगाव को केवल एक चीज़ दूर कर सकती है। बाजार से अगर दूर चलना है तो परिवार बनाना होगा, और परिवार हमारे पास है जिसका नाम है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार की मानसिकता से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पारिवारिकता ही हमारे विश्व का समाधान है एकमात्र, और वो परिवार केवल गायत्री परिवार यहाँ तक सीमित नहीं है, विश्व गायत्री परिवार। मैं रशिया में गया तो वहाँ गायत्री परिवार। कौन लोग? रशियन लोग। कल्पना कीजिए कि मैं जब वहाँ गया तो खेत में ले गए, किसी खेत में ले जाकर उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए लोग आएंगे। मैंने कहा 3-4 लोग बैठे हैं, गोरे गोरे रशियन, और मेरी भाषा भी नहीं समझते हैं। इंग्लिश हम बोल रहे हैं, हिंदी हम बोल रहे हैं, परंतु एक रशियन हमारे साथ था जो हमारे शांतिकुंज में काम करता है, लड़का ज्ञानेश्वर, जो रशिया से MD करके आया है। उसी को हमने माध्यम बनाया था, उसी के मन। न जाने कितने हमारे मन में प्रश्न उठ रहे थे कि कैसे बात करेंगे, कोई है ही नहीं, 3-4 लोग हैं। एक 15 मिनट के अंदर 4-5-6 बसें रुकी और ढेर सारे लोग, 100-150 रशियन नागरिक आकर के हमको प्रणाम करते हैं और फिर वो अपनी रशियन भाषा में कहते हैं हम सब आपके दर्शन को तरस रहे थे। भाई कब देखा तुमने हमको? बोले हमने आपको स्वप्न में देखा, हमने आपको इसमें देखा, और हमने देखा कि आप हमारे उद्धार के लिए आए हैं और आप हमें यज्ञ कराने के लिए आए हैं और हम यज्ञ करेंगे यहाँ पर। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, मैंने यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के साथ साथ वो कमेंट्री में हिंदी में कराता रहा यज्ञ, और कमेंट्री वो करता रहा रशियन में, और जो इंग्लिश समझते थे उनके लिए बीच में इंग्लिश में बोलता था। यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के बाद वो लोग मेरे साथ बैठ के उन्होंने भोजन किया, मैंने उनको भोजन परोसा, मेरे को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। 80-90 लोग बिल्कुल चिपके रहे। उन्होंने कहा हम तो ऐसा लग रहा है हमारे संबंधी हो, आप हमारे रिश्तेदार हो। भारतीय संस्कृति हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। रशिया, चाइना और जर्मनी, ये तीनों के तीनों देश भारतीय संस्कृति के माध्यम से इतनी जल्दी जुड़ना चाहते हैं कि सारे देश में ये परिवर्तन, सारे विश्व में ये परिवर्तन ग्रेजुअली आएगा। और मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि हमारे देश में जब हम जाति पाति का भेद मिटा देंगे, अलगाववाद मिटा देंगे और ये सब मिटा देंगे और पारिवारिकता का विस्तार कर देंगे, तो सारे देश मिलकर के, भारत के साथ मिलकर के, भारत को ही नहीं बल्कि सारे पूर्वी क्षेत्र को एक इतना बड़ा एक नेतृत्व प्रदान करेंगे, भारत को सबसे बड़ा नेतृत्व प्रदान करेंगे। मैं अभी पत्रकारों के बीच में बोल के आया हूँ कि सबसे बड़ी अगर समस्या अगर है आतंकवाद की, सबसे बड़ी समस्या है अगर आज बांग्लादेश से आने वाले जो विस्थापित शरणार्थियों की, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है हमारे देश में धर्म परिवर्तन की, ये दूर तभी होगी जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक हों। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक होना भवितव्यता है, होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना है वो भगवान स्वयं कर रहा है। भगवान को पसंद है डिस्ट्रक्शन, तो भगवान डिस्ट्रक्शन करेगा। जो गलत काम कर रहे हैं उनका डिस्ट्रक्शन, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका जुड़ने की प्रोसेस को आगे बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो काम हो रहे हैं अगले दिनों, ये भारत को जगत गुरु बनाने की दिशा में हो रहे हैं। मित्रों, संस्कारों के माध्यम से भारत आगे बढ़ेगा। हमारे देश में जातिवाद ने किस तरह से कहर ढाया है मित्रों, आज नहीं 100 साल पहले विवेकानंद चले जा रहे थे मद्रास की सड़कों पे, एक आदमी दौड़ता हुआ चला आ रहा है, कह रहा है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तुम मुझे छू जाओगे, तुमको नहाना पड़ेगा, मैं दलित वर्ग का हूँ, मैं भंगी हूँ, ये बोलता हुआ चला जा रहा है। मैं हरिजन हूँ, हरिजन शब्द बाद में दिया गांधी जी ने। मैं वो वाला शब्द बोल रहा हूँ जिसको बोलने से कई बार मुकदमा हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसने दलित वर्ग का बोला अपने आप को, और दलित वर्ग का बोलने से बोलते बोलते उसने कहा हट जाओ बीच में से, हट जाओ बीच में से। विवेकानंद ने उस दृश्य को देखा और कहा आज भी ये देश ऐसा है कि एक आदमी को बोलते हुए निकलना पड़ रहा है कि बीच में से हट जाओ, अगर मुझसे छू जाओगे तो नहाना पड़ेगा।
ये कौन सा देश है जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को छूता है और दूसरे आदमी को छूने से वो आदमी अस्पृश्य हो जाता है। अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी ने क्रांति की, गांधी जी लड़े, परम पूज्य गुरुदेव लड़े। आपको मालूम है छपको नाम की बहन से, जो हमारी छपको माता जी थी, उनका उन्होंने उपचार किया आंवलखेड़ा में, और विभिन्न जाति वर्गों के बीच में उन्होंने एक साम्यता का एक संदेश दिया और आंवलखेड़ा को एक आदर्श ग्राम स्थापित करने में परम पूज्य गुरुदेव ने योगदान दिया। मित्रों, आप सबको अपने चिर युवा गुरुदेव को एक आदर्श मान करके अपने जीवन में कुछ चीज़ों को उतारना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपको उतारना पड़ेगा, विधेयात्मकता, आशावाद। चाहे कितनी ही नकारात्मकताएं आएँ, चाहे कितने ही आपको गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ें, आप अपने जीवन में एक विधेयात्मकता को जिंदा रखें। वैश्वीकरण आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर हम अपनी संस्कृति के मूल्यों को छोड़ेंगे नहीं। हम ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की ओर चलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरों जैसी हम जितनी व्यवस्था बना सकते हैं उतनी बनाने की कोशिश करेंगे, पर शहर नहीं बनने देंगे, शहर नहीं बनने देंगे। अगर शहर बन गए गांव भी, तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा था शहरों का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, शहर मोटे हो गए हैं, बदरूप हो गए हैं, बेडोल हो गए हैं, इनको पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इनको वमन कराना पड़ेगा, विरेचन कराना पड़ेगा, इनका वो वस्ती करानी पड़ेगी, पंचकर्म कराना पड़ेगा, अर्थात सारे के सारे मोटे शहरों को पूरा उजाड़ना पड़ेगा और नए सिरे से आबाद करना पड़ेगा। शहरों का अनाप शनाप विस्तार, शहरों के अनाप शनाप विस्तार के साथ घटती सुविधाएं, घिपचिप रहने की ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें कि गंदी बस्तियाँ हैं, जहाँ पानी का अभाव है। आने वाले 5 वर्षों बाद पानी नहीं मिलेगा, शहरों में पानी नहीं मिलेगा, शहर सीमेंट कंक्रीट के जाल बन के खड़े हो जाएंगे। ग्लोबल पर्यावरण जो है हमारा कितना गर्म होता चला जा रहा है, शहर उस गर्मी में मदद कर रहे हैं। हमको गांव को जिंदा करना पड़ेगा और उसके लिए गाय को जिंदा करना पड़ेगा। गौ ग्राम व्यवस्था हमें जिंदा करनी पड़ेगी और हमें किसी भी हालत में देश के आर्थिक आधार को सशक्त बनाने के लिए ग्रामों को जिंदा करके गांवों से अर्थव्यवस्था को लाना पड़ेगा। मॉडल बने हुए हैं, मॉडल देखिए जा करके आप। ये मॉडल्स मैं चाहता हूं कि सारे शक्तिपीठों पर बने। शांतिकुंज में बनवा रहा हूं मैं इनको परमानेंट रूप से, सारे शक्तिपीठों पे बने और सारे शक्तिपीठों पे एक अर्थव्यवस्था का सशक्त मार्गदर्शन। पत्रकार वार्ता करनी है, बुलाइए पत्रकारों को, दिखाइए। हमारा मिशन ये कर रहा है। हमें आदर्श गांव के निर्माण की प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। आदर्श गांव का मतलब केवल इतना ही नहीं कि बस वहाँ पूजा होती है, उपासना होती है, आराधना होती है। आदर्श गांव का मतलब हम हर चीज़ पूरी की पूरी भारतीय पद्धति से यूज़ करते हैं। हमारी किसी भी पद्धति में पश्चिम की तकनीकों का यूज़ नहीं है। पश्चिम की तकनीक से हमने सीखा है, विज्ञान से हमने सीखा है, पर हम भारतीय पद्धति के माध्यम से पूरा के पूरा या वैज्ञानिक दृष्टि से कंपोस्ट फार्मिंग, वैज्ञानिकता का समावेश, कंपोस्ट फार्मिंग, नेटिव फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, ये सारा सारा हम करेंगे। पर हमारे देश को हम एक उत्कृष्ट आदर्श राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे, समृद्ध राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। इसके लिए स्वावलंबी युवाओं के समूहों की जरूरत पड़ेगी। स्वावलंबी युवा, आप में से 5-5, 10-10 युवा जो हर गांव से आए हैं, वो अपने अपने समूह बना लें। स्वावलंबन समूह बना करके आप अपने समूहों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देना चालू करें, तो आप देखिए कि आप स्वयं अपने हाथ से, स्वयं अपने माध्यम से इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। घर मालिक बनिए, नौकर मत बनिए, वाइट कॉलर जॉब मत ढूंढिए, लोगों के मालिक बनिए और मालिक बन करके अपने कुटीर उद्योग को जिंदा करिए, अपने ग्रामोद्योग को जिंदा करिए। आप देखो तो सही इसमें कितना कुछ भरा पड़ा है। यदि आप करोगे तो सारे देश की अर्थव्यवस्था का पूरा के पूरा एक नवीनीकरण हो जाएगा, पूरा के पूरा विकेंद्रीकरण हो जाएगा और इसके बिक्री और विक्रय और विपणन की व्यवस्था हम लोग गायत्री परिवार की ओर से देखेंगे। आप देखिए आपको कैसे नहीं मिलता है, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत नहीं होती है। अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी, हमारे स्वावलंबन के समूह बड़े सशक्त रूप में काम करते चले जाएंगे। आपकी विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति होगी तो आप अपनी खुद के उपार्जन के लिए सफिशिएंट का मतलब होता है ब्राह्मणोचित, जितना जरूरी है उतना। बहुत ज़्यादा कमाना है, बहुत ज़्यादा पाना है, चले जाओ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में और जा करके वहाँ के उनके गुलाम बन जाओ। 7 दिन तक 24 घंटे काम करो और 40 साल की उम्र में निचुड़ के पूरी तरह से बीमारियों के शिकार होकर के मर जाओ जल्दी से। क्या वो जीवन चाहते हो या स्वस्थ जीवन चाहते हो? स्वस्थ निरोग जीवन चाहते हो, प्राकृतिक जीवन शैली वाला जीवन चाहते हो, तो फिर गाँव की ओर लौटो, गाँव की ओर चलो। मैं स्वयं शांतिकुंज में एक प्रक्रिया आरंभ कर रहा हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी में खेती करूँगा वैदिक आधार पर, सेंद्रीय खाद के आधार पर, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग करूंगा, मॉडल्स बनाऊंगा, खुद खड़ा रहूंगा और लोगों को सिखाऊंगा कि भाई ये पूरे देश में विकसित होना चाहिए। अगर ये मॉडल बन गया तो देखते देखते एक आधार बन जाएगा। और मेरे मूल प्रेरणा स्रोत बने हमारे राधे कृष्ण दुबे जी, जिन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, ऋषि कृषि नाम से पुस्तक दी।
ऋषि कृषि नाम की पुस्तकों में अपनी दिल्ली से नागपुर तक की फ्लाइट में पूरा पड़ गया। उस सोच ने मेरे को पूरी तरह बदल दिया, वास्तव में बदल दिया। रासायनिक खादों ने कितना नुकसान किया है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। 1.25 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। मित्रों, किसानों की आत्महत्या और इन सबको रोकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम सेंद्रीय खाद, मतलब ये गोबर गैस से उत्पन्न होने, गोबर से उत्पन्न होने वाली खाद और उससे होने वाला जो अमृत पानी है, उस अमृत पानी के माध्यम से हम प्रयोग करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने अन्न को सही अर्थों में वैसा बनाएं जैसा कि सतयुग के ज़माने में होता था। वो तभी हो पाएगा मित्रों जब हम लोग सभी मिलजुल करके प्रयास करेंगे। बना बनाया सामान हम लेते हैं बाजार का, हमें नहीं मालूम कितना पॉल्यूशन है उसमें, हमें नहीं मालूम कितना प्रदूषण है। यदि हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती चली जाएगी, गांव मजबूत होते चले जाएंगे, गाय जिंदा रहेगी, क्योंकि गाय जिंदा रहेगी तो ही हमारी सेंद्रीय खाद बन पाएगी और हमारे यहाँ खेती उस तरह से हो पाएगी। आत्महत्या नहीं करेंगे किसान, कर्ज से नहीं लदेंगे किसान, कर्ज से मरेंगे नहीं किसान। और जब किसान जिंदा रहेगा तो कृषि जिंदा रहेगी, कृषि जिंदा रहेगी तो ऋषि आशीर्वाद देगा ऊपर से कि ऋषि और कृषि दोनों मिलकर के इस देश को जगत गुरु निश्चित रूप से बना करके रहेंगे। भाइयों बहनों, जब भी कोई परिवर्तन की प्रक्रिया होती है तब एक दूसरे की भावनाओं को सोचने समझने से होती है। हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं जिस देश में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के संप्रदाय हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन सबको एक करने के लिए 10 वर्ष का समय हमारे पास है। इन 10 वर्षों में हम क्या से क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन ला सकते हैं। विज्ञान के सारी सुविधाओं को ले, अध्यात्म के सारे प्रयोगों को लें, सौर शक्ति है, पवन शक्ति है, इनका उपयोग करें। और सौर शक्ति से चालित जितने भी उपकरण हैं उनके लिए गवर्नमेंट से जितनी मदद मिल सकती है उस गवर्नमेंट से मदद लेकर के हम अल्टरनेटिव एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि विज्ञान की शक्ति से चालित हैं, पर अध्यात्म का चिंतन उसमें हो, अध्यात्म की दृष्टि हो और विज्ञान के साधन हो। विज्ञान के साधन और अध्यात्म की दृष्टि यदि होगी तो विज्ञान के साधनों का सदुपयोग होगा। तब आने वाले समय में हमारा देश सही अर्थों में एक ऐसा देश बन सकेगा जो सारे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ जाएगा। मित्रों, हमारे देश के पास एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ज्ञान। मैंने 2-3 मोर्चे बताए हैं, 2-3 मोर्चों को प्रतीक रूप में समझ लेना। हमें एक बात को ध्यान में रखना है मित्रों कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी परिस्थिति इस समय है वो ये है कि जो जमाना है वो बड़ी तेज़ी से प्रभावित है भौतिकवाद से। इस भौतिकवाद से प्रभावित प्रवाह को अध्यात्मवाद की ओर मोड़ने के लिए विचार क्रांति की तूफान को बहुत तीव्र गति देनी होगी, बहुत तीव्र गति। यानी जैसे अंधड़ चक्रवात चलते हैं, चल पड़े और सारे के सारे हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, शक्तिपीठ हैं, वो प्राण केंद्र बन जाएं और वहाँ से एक ऐसी प्रक्रिया चल पड़े कि जन जन के बीच में जागृति का संदेश जाने लगे। ये वास्तव में गायत्री परिवार जो काम कर रहा है उनके साथ जुड़ करके काम करना हम सबके लिए सौभाग्यपूर्ण है। ऐसी न जाने कितनी संस्थाएं जो आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहेंगी, सबका नेटवर्किंग हो, सारे धर्म संप्रदाय, सारे के सारे अन्य संगठन, सारे के सारे जो अन्य गैर सरकारी संगठन हैं वो आपके साथ मिलकर के यदि अगले दिनों काम करना चाहें तो आश्चर्य मत करना। क्यों? ये देवी देवता वहाँ से प्रयास कर रहे हैं, हिमालय से, वहाँ से ऋषि सत्ताएँ, हिमालय की ऋषि चेतनाएँ प्रयास कर रही हैं कि ऐसा हो। इसलिए देश जगतगुरु बनने जा रहा है तो उसके पीछे अत्युक्ति नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है हमारे देश का ज्ञान। ज्ञान हमारा विभिन्न रूपों में पहुंचा है, विश्व के कोने कोने में पहुंचा है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु सबसे बड़ी बात जो भारत के बाहर जो हमारे चिकित्सक गए हैं, वैज्ञानिक गए हैं, नासा के वैज्ञानिक हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे IT वर्ल्ड के जो लोग हैं, इनकी संख्या कम नहीं है मित्रों। लगभग 40 लाख जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं उनमें से लगभग 60% लोग हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं। और इनका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि अगर ये आज वहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएं तो अमेरिका की सारी व्यवस्था पूरी खत्म हो जाए, ढांचा पूरा तहस नहस हो जाए, अगर वो लोग सब निश्चय कर लें। पर गनीमत है कि वो लोग वहाँ हैं, अभी थोड़े करके वापस लौट रहे हैं। और मित्रों, वहाँ का पूरा तंत्र जो ज्ञान के माध्यम से, भारतीय ज्ञान के माध्यम से संचालित है। भारत का ज्ञान, भारत के संस्कार, भारत के जीवन मूल्य उनके अंदर हैं। इसलिए हमको ये उम्मीद है कि भारत का ज्ञान ही सारे विश्व का शिखर बनेगा। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप ये देखें कि विज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है तो विज्ञान ने अपना काम कर लिया। विज्ञान ने मंगल की यात्रा के लिए वाहन यान बना लिया, वहाँ क्या है पता लगा लिया, शनि के रिंग्स में क्या होता है ये पता लगा लिया। विज्ञान ने चंद्रमा पर ज्ञान भेज दिया।
विज्ञान में भारत को भी इतनी शक्ति दे दी कि भारत अपने सैटेलाइट्स भेज सके। अंतरिक्ष की हमने सारी खोजें कर ली, हमारी अभी भी खोज जारी है कि भारत से धरती के अलावा कहीं जीवन है क्या, वो भी हम कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में खोज कर रहे हैं। पर भारत का जो विज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, वो इतना ज़्यादा है कि वो हमें सारे सूत्र देता है। हमारे पास जो वैदिक ज्ञान है, हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो इतना महत्वपूर्ण है। यदि उस ज्ञान को जन जन के सामने हम जाहिर कर सकें तो भारत का ज्ञान सारे विश्व को पोषित कर सकता है। हमारा उपनिषद, हमारे वेद, हमारे दर्शन, हमारे आरण्यक, हमारा जो गीता का ज्ञान है, ये सारे की सारी चीज़ें मैनेजमेंट साइंस से लेकर के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर चीज़ में गाइडलाइंस देने के लिए सक्षम है। आने वाला ज़माना मित्रों एक ही चीज़ मांगेगा, ज्ञान, बस और कुछ नहीं। अगर ज्ञान की भूख जगेगी तो उस भूख को पूरा करने वाला एकमात्र देश अगर कहीं सारे विश्व में है तो केवल भारतवर्ष है, और किसी के पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं। न पाकिस्तान के पास है, न अमेरिका के पास है, न जापान के पास है। ये सारे के सारे लोग हमारे पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। आज भारत को एक महाशक्ति माना जाता है। भारत एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसको संक्रांति काल कह सकते हैं, परिवर्तन के क्षण कह सकते हैं। इन परिवर्तन के क्षणों में सबसे बड़ा परिवर्तन जो मित्रों आ रहा है इन दिनों, वो लोगों की मानसिकता में आ रहा है, सोच में आ रहा है। लोग धीरे धीरे बदलते चले जा रहे हैं। मुझसे कहते हैं लोग कि नहीं, आपको कुछ अलग दिखाई पड़ता है, हमको कुछ अलग दिखाई पड़ता है। लखनऊ की मीडिया जरूरत से ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा ही तार्किक है। तो बोले डॉक्टर साहब आपको क्या दिखाई देता है? गलत दिखाई देता है, हमको जो दिखाई देता है सच दिखाई देता है। मैंने कहा आपको क्या सच दिखाई देता है? बोले केवल पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार जिंदा है और ये सब जिंदा है, और राजनीति में लोग अपराधी हैं, ये सब जिंदा है। केवल हमको यही चीज़ दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से हमें लगता है कि कभी सतयुग नहीं आने वाला। मैंने कहा गुबरेले कीड़ों को गोबर ही गोबर पसंद आता है। आप गोबर में रहते हैं, आप 24 घंटे लखनऊ में आपको यही चीज़ दिखाई पड़ती है, तो आपको वही चीज़ दिखाई पड़ती है। आप थोड़ा बाहर तो निकलिए, थोड़ा फूलों की तरफ तो देखिए, न जाने कितने फूल समाज में खिले हुए, उन फूलों की तरफ तो दृष्टि डालिए। मैंने उनको लखनऊ के आसपास के कम से कम 24-25 सेंटर बता दिए जहाँ अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं। मैंने कहा आप कभी गए क्यों नहीं? वहाँ से अच्छाइयों की कहानियाँ क्यों नहीं लेके आए? आपको मायावती दिखाई पड़ती है, आपको उनके मंत्री दिखाई पड़ते हैं, आपको समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव दिखाई पड़ते हैं, आपको केवल अपराध करने वाले दिखाई पड़ते हैं, आपको अच्छे लोग नहीं दिखाई पड़ते, आपको गायत्री परिवार नहीं दिखाई पड़ता। सारे के सारे लोग चुप हो गए, और उन्होंने बहुत शीर्ष में जो न्यूज़ दी है वो दैनिक जागरण और जो विभिन्न समाचार पत्रों के दिल्ली एडिशन में आई है, सारे संस्करणों में गई है कि एक चुनौती देने वाला एक गुरुवर का, मतलब अपने गुरु का शिष्य जो है वो आया है, जिसने कि हमारे सारे पत्रकारों को चुनौती दी है कि आने वाले 10 वर्षों में नया युग आ जाएगा, और हम लोग सब उनसे सहमत हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सारे पत्रकारों ने कहा कि हम उनसे सहमत हो गए। तो ये जो घटनाक्रम है ना, ये आने वाले दिनों में और घटेंगे। मैं अकेला नहीं, आप बोलोगे तो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे लोग बाग। आप में से छोटा से छोटा व्यक्ति भी बोलेगा तो उसके साथ जुड़ जाएंगे। जमाना तेजी से बदल रहा है, बदलते जमाने को देखने के लिए चक्षु बदलने पड़ेंगे। जब अर्जुन ने कहा भगवान आपके दर्शन मैं नहीं कर सकता, बोले अर्जुन तो कर भी नहीं सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तब तू मुझे देख पाएगा। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे युग निर्माण नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप युग निर्माण की बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं, आपके पास से चले जाते हैं और नीचे जाके फिर वही बातें करने लगते हैं। तो गुरुदेव ने कहा तुमको नहीं दिखाई पड़ता ना, मैं तुमको एक चश्मा देता हूँ, तुम आके देखो मेरे पास। बैठे पास में बिठा करके उन्होंने मेरे दिमाग खोले। चश्मा नहीं दिया गुरुदेव का चश्मा था, चश्मा नहीं दिया, कोई विजन नहीं दी। गुरुदेव ने मेरे को कन्विंस कर दिया कि जमाना बदल रहा है और आने वाले ज़माने में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, और मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं और आशावादी हो गया। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सच है, वो होकर के रहेगा। युग परिवर्तनकारी उद्घोष गुरुदेव कर चुके हैं। युग निर्माण सत्संकल्प के जो 18 सूत्र हैं वो गीता के 18 अध्याय हैं। इनके एक एक चिंतन के आधार पर सारा विश्व, सारा भारत, सारे धर्म संप्रदाय एक हो जाएंगे, और आने वाले 10 वर्षों में भारत जगत गुरु बनेगा, और उसका आधार होगा भारत का ज्ञान, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत का विज्ञान। और ये दूर करेगा सारे विश्व का अज्ञान, और सारे विश्व का अज्ञान जब दूर हो जाएगा मित्रों, तो भारत जगत गुरु बनेगा। हमारा देश पुनः सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आपको मालूम है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये हमारे मन में बार बार आना चाहिए कि ऐसी जहाँ सोने की चिड़िया बसेरा करती थी वो भारत देश हमारा। बार बार भी हमको मरने के बाद यदि जन्म लेना पड़े तो हम सबके मन में से एक उम्मीद जागना चाहिए कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, हे भारत माता,
आप हमें जन्म भारत भूमि में देना। हम चाहे किसी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहें, हम फिर से निकल के खड़े हो जाएंगे, परंतु हमको कहीं बाहर, किसी अमेरिका में किसी सुखद परिस्थितियों में जन्म नहीं लेना। हमको जन्म लेना है तो भारत में जन्म लेना है। ये बात आपके मन में आ जाएगी तो हम लोग सभी भारत को जगत गुरु बना सकेंगे। मित्रों, भारत को जगत गुरु बनना ही है, निमित्त बनना है कि नहीं आपको, या आपको हाथ खड़ा करके बोलना है? आपको निमित्त बनना है कि नहीं बनना है? बनना है तो आज से अपने आप को तैयार करना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!